हेलो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए अगला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली इंडिकेट द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ ग्राउंड वाटर सिस्टम इन अ जनरल। पीएच वाटर जो वैल्यू होती है ग्राउंड वाटर की वो कितनी होती है। हमने सिंपली क्या सुना है कि भाई जो वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होती है, जो आप कंक्रीट मिक्स के लिए यूज करते हैं या फिर जो आप पीने वाला पानी होता है पोर्टेबल वाटर उसका पीएच वैल्यू क्या होती है। हमने ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में देखा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन इन्होंने चेंज कर दिया कि भाई जो ग्राउंड वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। ग्राउंड वाटर जो होता है उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 6 से 8.5 ही होती है। ये ग्राउंड वाटर जो होता है इसकी पीएच वैल्यू 6 से लेकर 8.5 ही होती है। ग्राउंड वाटर जो होता है या फिर हमारे पास सरफेस का ये ग्राउंड वाटर जो होता है ये अंदर वाला पानी होता है। एंड जो सरफेस का जो पानी होता है जिसको आप नदी वाला पानी भी बोल सकते हैं, कोई झील का पानी भी हो सकता है, कोई तालाब का पानी भी हो सकता है, तो उसका भी पीएच वैल्यू जो होती है वो 6 से 8.5 ही होती है। लेकिन यहाँ पर 6.5 से लेकर 8.5 होती है सरफेस वाटर के लिए। ये ग्राउंड वाटर के लिए पूछा तो यहाँ पर ये आंसर होगा। एंड सरफेस वाटर के लिए 6.5 से 8.5 आंसर होता है। अगर हम किसी और की भी बात करें जैसे कि हमारे पास एक एसिड रेन भी होती है तो उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 4 होती है एसिड रेन के लिए। अगर हम समुद्र के पानी की बात करेंगे ओशन वाटर जो होता है उसका जो पीएच होती है वो 8 होती है। 8 उसकी पीएच वैल्यू होती है। एंड जो रेन का पानी होता है रेन वाटर जो होता है उसका पीएच वैल्यू जो होती है वो 5 से लेकर 5.5 होती है। 5 से लेकर 5.5 रेन वाटर का पीएच वैल्यू होता है। भाई पीएच वैल्यू देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। फॉर द रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द पेमेंट एट द हॉरिजॉन्टल कर्व यूजली विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है उसके केस में यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल वाइडनिंग होती है, एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है। तो दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है वो हॉरिजॉन्टल कर्व पर ही प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अंदर के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर नोट डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड नहीं करती है हमारे पास ऑप्शन 2 में द नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ द व्हील ऑफ द व्हीकल, इस पर डिपेंड नहीं करती। हमें व्हील जो होते हैं टायर जो होते हैं व्हीकल के उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। हमें रेडियस ऑफ द कर्व चाहिए हो। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर विच इज द फंक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल ये चाहिए। एंड लेंथ ऑफ द व्हील बेस ऑफ द व्हीकल ये हमें चाहिए। बाकी ये ऑप्शन बी वाला हमें नहीं चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इन रिवेटिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द लाइन ऑफ द रिवेट विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इज जनरली नाउन एज। लाइन ऑफ रिवेट विच इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इज नाउन एज। पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस जो होती है वो गेज डिस्टेंस होती है या फिर गेज लाइन होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देयर आर सर्टेन चेक्स एडॉप्टेड फॉर ट्रावर्सिंग द एंगुलर वर्क के लिए। इन दिस रिगार्ड द सम ऑफ द ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज ट्रावर्स हैविंग 6 साइड इज इक्वल टू। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का हमसे पूछा गया है। एंगुलर वर्क है हमारे पास, उसमें जो सम होता है ऑल द एक्सटीरियर एंगल का क्लोज्ड ट्रावर्स में जिसकी हैविंग 6 साइड है वो किसके बराबर होगा। यहाँ पर हमें आंसर बताना है। जब भी आपको
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। सो इंटीरियर का जो एंगल होता है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमसे एक्सटीरियर के लिए पूछा गया है, तो एक्सटीरियर का फॉर्मूला जो होता है वो 2n+4 इंटू 90 होता है। सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। इंटीरियर के लिए आपको माइनस लगाना है, एक्सटीरियर के लिए आपको प्लस लगाना है। तो सारी वैल्यू हम पुटअप यहाँ पे कर देते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी दी गई है, 6 दी गई है, इनके n की वैल्यू 6 दी गई है। एक्सटीरियर का हमें फाइंड आउट करना है, तो 2n इंटू n का मीनिंग होता है 6+4 इंटू 90 डिग्री। ये होगा इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 दूनी 12 प्लस 4 16 हमारे पास हो गया। 16 इंटू 90 डिग्री आपको कर देना है, 16 इंटू 90। तो हमारे पास आंसर जो आएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 1440 डिग्री। ये सम आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ए इस क्वेश्चन में आंसर हमारा हो जाएगा। एक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल भी होता है, डिफ्लेक्शन एंगल भी होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। तो ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ओकर इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन द स्लोप इज। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आपको देखने को मिलती है व्हेन द स्लोप इज। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन द स्लोप इज 0। स्लोप जब हमारा 0 होता है तब हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है वो देखने को मिलती है। ए पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप ओकर एट द सेंटर लाइन। जीरो स्लोप जो होता है वो आपको सेंट्रल लाइन पर देखने को मिलता है, जीरो स्लोप। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पर आपको पता है कि जीरो ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द मिनिमम नॉमिनल कवर टू रेनफोर्समेंट फॉर आरसीसी फुटिंग एज पर हमारे नए वाले आईएस कोड के अकॉर्डिंग कितनी होती है फुटिंग के लिए। सो फुटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 50 mm ये मिनिमम क्लियर कवर होती है, नॉमिनल कवर होती है। अगर हम परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात करेंगे, परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस फुटिंग के लिए, शियर स्ट्रेस फॉर फुटिंग के लिए वो होता है लिमिट स्टेट मेथड के लिए 0.25 √FCK होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए 0.16 √FCK होता है। ये दोनों भी आपको पता होने जरूरी है कि वर्किंग स्ट्रेस के लिए कितना होता है एंड लिमिट स्टेट मेथड के लिए कितना होता है। लिमिट स्टेट मेथड के लिए ज़्यादा होता है, उसके लिए कम होता है। ये दोनों पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन ये भी है मेरे हिसाब से। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट प्रोवाइडेड इन द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एज ए क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर फाइन ग्रेन सॉइल आर बेस्ड ऑन। वो बेस्ड होता है लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर बेस्ड होता है। सो प्लास्टिसिटी चार्ट आपको पता ही है कि ये जो होता है ये दोनों सॉइल को डिवाइड करता है। ए लाइन जो होती है यहाँ पर बीच वाली, ये दो सॉइल को डिवाइड करता है, क्ले एंड सिल्ट को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन द ट्रावर्स रिडक्शन ऑफ द रोड सरफेस टू प्रिवेंट द डिटेरियोरेशन ऑफ द पेमेंट लेयर बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द बिटुमिनस पेमेंट सरफेस लेयर इज। वो कैम्बर ही होता है भाई। कैम्बर आपको पता है कि थोड़ा सा हाइट ही में ही प्रोवाइड किया जाता है। कैम्बर को हम क्रॉस स्लोप
भी बोल सकते हैं, इनके आल्सो नाउन एज क्लोज स्लोप। ये क्विकली ड्रेन ऑफ के लिए कैम्बर जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। कैम्बर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्राउन बोला जाता है, क्राउन। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रूम ऑफ 1000 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ब्लॉक ऑफ 125 सेंटीमीटर वॉल्यूम, द आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी। आर एफ जो होगा वो कितना होगा भाई? सो आर एफ जो होता है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आर एफ जो होता है वॉल्यूम एज पर ड्राइंग, वॉल्यूम एज पर ड्राइंग ओवर एक्चुअल वॉल्यूम का 1/3, यानी कि वॉल्यूम ऑन ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल वॉल्यूम, इन सभी का 1/3। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक रूम है जिसकी वॉल्यूम कितनी है? 1000 क्यूबिक मीटर। इट मीन्स कि ये जो है एक्चुअल वॉल्यूम है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय किसके द्वारा? ड्राइंग की वॉल्यूम के द्वारा, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि भाई जब भी हम आर एफ को फाइंड आउट करते हैं तो हम जो हमारे पास मीटर में वैल्यू होती है उसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो ये तो सेंटीमीटर में ही है, हमें ये वाली जो है इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1000 क्यूबिक मीटर, आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इंटू 100 रेज टू पावर 3, कहने का मतलब ये है कि भाई क्यूब, ये हमारे पास यहाँ पर 1000 क्यूबिक मीटर जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम है डिवाइड बाय जो वॉल्यूम ड्राइंग पर होती है 125, इन सभी का 1/3 जो होगा वही हमारे पास आर एफ आएगा। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास आंसर जो आएगा वो ये आएगा 1:200, ये हमारे पास आर एफ आ जाएगा इस रूम का। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट additional treatment needed to be remove suspended colloidal and dissolved constituent remaining after the conventional secondary treatment is generally known as। सो वो होती है टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द स्टडी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट मीट्स द ट्रैवल नीड्स ऑफ सेवरल पीपल बाय शेयरिंग ए व्हीकल इज नोन एज। मास ट्रांसपोर्टेशन हम उसको बोलते हैं, मास ट्रांसपोर्टेशन हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द लेसिंग ऑफ द कंप्रेशन मेंबर इज डिजाइन टू रजिस्ट ट्रांसफर शेयर इक्वल टू एटलीस्ट। एटलीस्ट ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी जेईई में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट टू एस्टिमेट द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हेन द एज एट लोडिंग इज 7 डे शैल बी। क्रीप कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा 7 दिनों के लिए। क्रीप कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, जैसे जैसे हमारी एज ऑफ लोडिंग बढ़ती है वैसे वैसे हमारा क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है वो कम होता जाता है, यानी कि डिक्रीज होता है। जैसे 7 दिनों के लिए हमारा क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है वो 2.2 होता है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर यही होगा। अगर हम 28 दिनों की बात करेंगे तो 28 दिनों के लिए 1.6 होता है इसके लिए। तो हाँ, 1.6 यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन में। तो ये 28 दिनों का होता है और 1.1 जो होता है वो 1 साल के लिए होता है। तो ऑप्शन कुछ अजीब से बन गए, दोबारा से मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 7, 28 और 1 साल। 7 दिनों का 2.2 होता है, 28 दिनों का 1.6 और 1 का 1.1, 1 साल के लिए। तो देखिए जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ रही है, जैसे कि 7 एज ऑफ लोडिंग है, फिर 28 हो गई, फिर 1 साल की हो गई। तो ये देखिए 2.2 था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। इट मीन्स की डिक्रीज होती है वैल्यू ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट एज ऑफ लोडिंग बढ़ने के साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, हेजर्ड proposed which of the following equation determined whether a soil is uniformly graded or well graded।
हेजल ए ने एक प्रपोजल दिया था कि भाई उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी सॉइल जो है वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है और वेल ग्रेडेड है। तो वो कौन से प्रपोजल था उनका, कौन सा प्रपोजल था उनका भाई, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी, डी जो होता है वो डायमीटर ऑफ सॉइल होता है पार्टिकल का, सी यू यहाँ पे जो दिया गया है ये यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है। तो वो थी D60/D10 की इक्वेशन, ये वाली वन हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर हमारे ये वाला आईएस कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड फॉर आरसीसी वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, आरसीसी के लिए आप M20 जो होता है इसको हम यूज करते हैं आरसीसी के लिए, लेकिन पीसीसी के लिए हम M15 यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मोर्टार मिक्स प्रोपोर्शन यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी इज जनरली टेकन एज, मोर्टार मिक्स जो आप यूज करते हैं ब्रिक मैसनरी के लिए वो 1:3 से लेकर 1:6 तक आप उसको यूज करते हैं मैसनरी मिक्स के लिए, सीमेंट एंड सैंड का रेशो होता है। अगर हम उसकी बात करेंगे, आरसीसी की बात करेंगे, तो उसके लिए जो रेशियो रहता है वो 1:2, 1:1 और 1:1.5 ये रहता है आरसीसी कंक्रीट के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई प्लास्टर वर्क के लिए जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, तो प्लास्टर के लिए आप 1:2 भी यूज कर सकते हैं, 1:3 यूज कर सकते हैं। कहने का मीनिंग है कि 1:2 से लेकर 1:5 तक आप यूज करते हैं। भाई गांव में तो 1:6, 1:8 भी यूज कर देते हैं, अपनी सुविधा अनुसार ही करते हैं वो तो वो अलग चीज़ है। एंड अगर आप पॉइंटिंग की बात करते हैं, पॉइंटिंग जो होती है वो डिज़ाइनिंग के लिए कर सकते हैं आप, तो उस वर्क में जो रेशो रहता है हमारा 1:1.5 एंड 1:1, ये पॉइंटिंग के दो रेशो होते हैं, दोनों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखे थे, यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन CGS सिस्टम ऑफ द यूनिट इज पॉइज। पॉइज होता है डायनामिक विस्कोसिटी एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी का CGS में यूनिट। अगला देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रॉक्स बेस्ड ऑन देयर जियोलॉजिकल मोड ऑफ फॉर्मेशन इज अडॉप्टेड इन विच कोड अमंग द फॉलोइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रॉक्स बेस्ड ऑन देयर जियोलॉजिकल मोड ऑफ फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल मोड ऑफ फॉर्मेशन में तो वो कौन सा IS कोड होता है। भाई रॉक्स जो होती है आपको पता है कि एग्रीगेट बनते हैं उससे, तो हमारा इस IS कोड एग्रीगेट से रिलेट करता है, ये वाला IS कोड एग्रीगेट के बारे में आपको बताएगा। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्स से ही पैदा होते हैं ये, इसलिए आंसर यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट इनक्योर फॉर, प्री प्लानिंग कॉस्ट सच एज लीगल फीस विद सोसिकेशन एक्सेट्रा के लिए नहीं होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये वाली कॉस्ट जो होती है वो शामिल नहीं होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन सर्वेइंग क्रॉस स्टाफ इज ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, क्रॉस स्टाफ जो होता है एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप राइट एंगल को सेटअप करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्रॉस स्टाफ, क्रॉस स्टाफ जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, एक फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है, एक एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ होता है। तीनों का काम यही होता है कि भाई राइट एंगल को सेटअप करना। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे क्रॉस स्टाफ जो होता है ये राइट एंगल को ही सेटअप करता है, लेकिन इसका एक फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो एक एडवांस वर्जन है, ये 45 डिग्री का जो एंगल होता है उसको भी सेटअप कर सकता है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो है इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए भाई, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो है
45 डिग्री के एंगल को भी ये सेटअप कर सकता है। 90 को तो कर ही सकता है, लेकिन 45 डिग्री के एंगल को भी ये सेटअप कर सकता है। अगला देखिए, जनरली अंडर ब्रिक वर्क्स एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन MKS सिस्टम फॉर आइटम लाइक कॉर्निस। कॉर्निस का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है रनिंग मीटर होता है भाई, रनिंग मीटर। क्विंटल जो होता है वो स्टील का होता है, क्विंटल स्टील का होता है। क्यूबिक मीटर में आप ब्रिक वर्क को मेजर कर सकते हैं, कंक्रीट को मेजर कर सकते हैं। स्क्वायर मीटर में हमारा DPC आता है। DPC कॉमन चीज़ है। DPC तो आपको पता ही है कि भाई स्क्वायर मीटर में आप इसको मेजर कर सकते हैं। अगर आपको टाइल लगानी है अपने कमरे में, बरामदे में, हॉल में, जहाँ पर भी, तो उसको भी स्क्वायर मीटर में ही लिया जाता है। अगर आपको स्लेट की रूफिंग लगानी है तो उसके लिए भी आप स्क्वायर मीटर का यूज कर सकते हैं। रूफिंग कोई भी हो भाई, शटरिंग हो, सेंटरिंग आपको करनी हो, सीलिंग आपको करनी है, तो ये सब कुछ जो होता है वो स्क्वायर मीटर में ही होता है। अगला देखिए, इन ए सर्वे टेलीस्कोप, सर्वेइंग टेलीस्कोप में व्हेन द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ग्लास डज नॉट फॉल इन द प्लेन ऑफ द डायग्राम देयर इज सेड टू बी कंडीशन नाउन एज। उस कंडीशन को आप पैरालैक्स के नाम से जानते हैं, पैरालैक्स के नाम से। सो दोबारा से क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जो इमेज जो बनती है किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट ग्लास के द्वारा जो इमेज बनती है वो आपको डायफ्राम के प्लेन में नहीं दिखाई देती है, तो उस कंडीशन को हम पैरालैक्स कंडीशन के नाम से जानते हैं। पैरालैक्स कंडीशन के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाइल एनालाइजिंग द shear stresses of a structural element, the ratio of maximum shear stress to average shear stress at the neutral axis of circular section of a beam is। कितना होता है इन दोनों का रेशियो जो होता है, तो 4/3 इन दोनों का रेशियो होता है। 4/3 रेशियो होता है इन दोनों का। अगला देखिए, ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रिप fixed rigidity by screw at right angle to the shorter strip is known as T square। हम उसको बोलते हैं T square is the correct answer होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप और नोजल द हेड लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू। मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर हो रही है पाइप या फिर नोजल के थ्रू, तो जो हेड का लॉसेस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से वो किसके बराबर होता है, तो वो 1/3 ऑफ द टोटल हेड अवेलेबल एट द इनलेट। 1/3, 1/3, 1/3 इनलेट पर। ऑप्शन 1 आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द डिके इज ड्यू टू द कैल्शियम सल्फेट द ब्राइटर सोल्यूशन इज यूज टू प्रिवेंट द सरफेस फ्रॉम फर्दर डिटेरियोरेशन। The Bartier solution is generally applied on the surface of which material for its preservation के लिए, तो ये स्टोन के ऊपर होता है। इसको ब्रीमियम हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ये जो सोल्यूशन है इसको ब्रीमियम हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिप्सम इज एन, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम जो होता है केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन टू मेंबर कनेक्टेड आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड एडिशनल कवर प्लेट आर प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द मेन प्लेट द जॉइंट इज जनरली नाउन एज, तो वो डबल कवर वट जॉइंट होता है। डबल कवर वट जॉइंट इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, एज पर थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अजम्पशन मेड। करेक्ट कौन सी होती है, तो करेक्ट अजम्पशन जो होती है, द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन इज सेम, वो सेम होती है। करेक्ट यही है, ये सही है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप अकॉर्डिंग टू द हेजन पोइजली लो द फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फ्लो रेट जो होता है
प्रेशर ड्रॉप के प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर ड्रॉप जो होती है उसके प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अल्कनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अल्कनिटी ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सी यहाँ पर सही स्टेटमेंट है? सो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, द फ्लो थ्रू ए पाइप इज यूजुअली लैमिनर व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज। रेनॉल्ड नंबर इज पाइप के थ्रू हो रहा है, लैमिनर के लिए 2000 से कम होता है, 4000 से ज़्यादा जो होगा वो टर्बुलेंट होता है। अगर 2000 और 4000 के बीच में होगा तो यानी कि ये बीच में है वैसे, तो इसको ट्रांजिशनल फ्लो बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ये वाला होगा। न्यूमेरिकल नहीं है ये सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर कंक्रीटिंग ऑफ शैलो सेक्शन विद वाइब्रेशन यूजिंग द कंक्रीट ऑफ वेरी लो बर्किलिटी, द बीबी टाइम रिक्वायर्ड एज पर रिकमेंडेशन इज इन द रेंज ऑफ। बीबी टाइम जो होता है वो 10 से 20 सेकंड का होगा लो बर्किलिटी के लिए। लो बर्केबिलिटी के लिए, वेरी लो पूछा है यहाँ पे, वेरी लो के लिए। जो लो बर्किलिटी होती है उसके लिए 6 से 12 सेकंड का होता है, 6 से 12 का होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्शन अप्लाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन टू ऑब्टेन इट्स ट्रू लेंथ। सो वो करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ नोट अप्लाइड, ये करेक्शन जो होती है ये अप्लाई नहीं होती है। बाकी टेम्परेचर सैग करेक्शन जो होती है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की करेक्शन भी होती है, स्लोप की भी होती है, सैगिंग की भी होती है, पुल की होती है, स्टैंडर्डाइजेशन की करेक्शन भी होती है। तो जितनी भी करेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होती है, ऑलवेज सबट्रैक्टिव। ये करेक्शन के लिए आपको एक मैंने ट्रिक बताई थी, तो इस ट्रिक से आप हर एक करेक्शन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आल्सो नाउन एज रेटिकुलेशन सिस्टम। रेटिकुलेशन सिस्टम जो होता है वो ग्रिड आयरन सिस्टम होता है। ग्रिड आयरन सिस्टम जो होता है उसको रेटिकुलेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इज आल्सो नाउन एज। अगले देखिए, इफ in a reinforced concrete beam, M is the modular ratio, AST is the area of steel, then the net increase in the equivalent concrete area is given by। तो वो एरिया जो इंक्रीज होता है वो होता है M-1 AST इंटू M-1 इंटू AST। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, M-1 इंटू AST। अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स इन द राइट एंगुलर इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस रोड विद टू वे ट्रैफिक ऑन द बोथ रोड पर टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल जो होते हैं वो 24 होते हैं, 24। क्योंकि जो माइनर होते हैं, माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो होते हैं वो 8 होते हैं, एंड जो मेजर होते हैं वो 16 होते हैं। सो दोनों को प्लस करेंगे, 8 से 14 2, 24 टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गए। ये आपको दोनों पता होने चाहिए। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 24 ही होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर भी हमारे 3 केसेस आते हैं। सो एक तो मैंने आपको बता दी, यहाँ पर हमारे पास सब कुछ क्या था, टू वे था, टू वे ट्रैफिक, टू वे रोड थी, तो उसके लिए ये था। लेकिन अगर हमारे पास टू वे लेन आ जाए और वन वे रोड आ जाए तो उसके लिए टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट अलग होते हैं। जैसे कि जो माइनर होता है उसके लिए माइनर जो होता है उसके लिए 2 होते हैं, मेजर के लिए 4 होते हैं, तो 2 6 बन गए, टोटल 6 बन जाते हैं। तो ये केसेस आता है। अब हमारे पास टू लेन वन वे रोड फ्रॉम बोथ साइड, इसके लिए जो माइनर होते हैं वो 4 होते हैं, मेजर कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो 7 होते हैं, तो 2
11 हो गए, जो मेजर टोटल होते हैं वो 11 बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शनल ड्राइंग आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाय। सेक्शनल ड्राइंग जो होती है वो कटिंग प्लेन लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, कटिंग लाइन से। अगला देखिए, इफ ए सॉइल इज ए बल्क डेंसिटी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट इज 10% एंड ड्राई डेंसिटी इज, ड्राई डेंसिटी जो होगी वो कितनी होती है? सो ड्राई डेंसिटी जो होती है वो होती है गामा बी ओवर 1+W। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गामा बी की जो बल्क डेंसिटी है वो 25 थी। सो 1+W कितना है हमारे पास? वाटर कंटेंट 0.1%, 0.1%। फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास आंसर जो आएगा 22.7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली इन प्लास्टरिंग द जॉइंट्स ऑफ द ब्रिक शैल बी रैकड ऑन द सरफेस फॉर ए डेप्थ इन द रेंज ऑफ। सो जो ब्रिक वर्क के जॉइंट होते हैं, मोटार जो प्लास्टर होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो 9 से 12 mm की होती है, 9 से 12 mm की। सो हमारा जो प्लास्टर होता है वो वही आपको पता है कि ड्यूरेबल होना चाहिए, हार्ड भी होना चाहिए, उसके पास अच्छी वर्केबिलिटी भी होनी चाहिए, एंड वो वाटर जो वेदर होता है उसको भी थोड़ी बहुत उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए रजिस्ट करने की। और सस्ता भी हमें चाहिए भाई, आपको पता ही है, सस्ता तो हम छोड़ते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, उसको टफनेस बोलते हैं, टफनेस इंडेक्स। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टफनेस इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कौन सी भाई गलत है? दो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। सो भाई दोनों ही सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, आप पढ़ सकते हैं। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दोनों ही सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? एज पर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग द एरिया ऑफ सप्लाइज प्लेट शेल एक्सीड द एरिया ऑफ फ्लेंज एलिमेंट सप्लाइज बाय एट लीस्ट 5%, एट लीस्ट 5% होता है। नेक्स्ट देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली कंपोज्ड ऑफ मिनट्स मिनरल फ्रेगमेंट एंड क्रिस्टलाइन लेस देन in diameter of clay grades particle is categorized as, उसको आर्गिलिसिस रॉक के नाम से जाना जाता है, आर्गिलिसिस रॉक के नाम से। अगला देखिए, इन द पंप्स दैट आर यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई जनरली द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ पंप एंड द पॉइंट ऑफ फ्री डिस्चार्ज इज नाउन एज। फ्री डिस्चार्ज जो होता है उसको स्टैटिक सक्शन हेड के नाम से जानते हैं, स्टैटिक सक्शन हेड के नाम से जाना जाता है। अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर? इफ वाई इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द लोडेड बीम देन द मैच द आइटम पैरामीटर स्ट्रक्चरल एनालिसिस लिस्ट वन विद कॉरस्पॉन्डिंग आइटम डिफरेंशियल इक्वेशन से। यहाँ से हमें मैच करना है कि भाई स्लोप, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड रेट ऑफ लोडिंग किससे मैच होगा भाई? सो यहाँ पे जो मैच होगा, स्लोप D4, B का 2, शेयर फोर्स जो होती है वो 3 का 3 एंड रेट ऑफ लोडिंग 1। इस तरह से ये मैच होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, एज पर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स मेंशन इन द ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट इज। टोटल नंबर ऑफ ग्रेड जो ऑर्डिनरी कंक्रीट में आते हैं वो कितने आते हैं? ये देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑर्डिनरी में 3 ग्रेड आते हैं, M10 से शुरू होता है एंड M20 पर ख़त्म हो जाता है, बीच में M15 भी होता है, तो 3 ही ऑर्डिनरी में आते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।